आज हम एक ऐसे देश की परतों को खोल रहे हैं जो कह सकते हैं कि विरोधाभासों और आकर्षणों से भरा है। दक्षिण अफ्रीका। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी जटिलताओं को, इसके इतिहास के उतार चढ़ाव और इसकी आज की हकीकत को समझने में मदद करेगी। लक्ष्य है इस इंद्रधनुषी राष्ट्र की कहानी के सबसे अहम पहलुओं को जानना। बिल्कुल। और इसकी कहानी देखा जाए तो इसके भूगोल से ही शुरू हो जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर है, जिसके 3 तरफ हिंद और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। ये स्थिति न सिर्फ इसे खूबसूरत तटरेखा देती है, बल्कि आप देखें तो व्यापार और भू राजनीति के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। और इसकी सीमाएं भी कई देशों से लगती हैं। उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोज़ाम्बिक और एस्वातिनी। लेकिन सबसे अनोखी बात तो ये है कि एक पूरा का पूरा देश लेसोथो इसके अंदर ही बसा हुआ है। ये कैसे? हाँ, ये भौगोलिक रूप से काफी अनूठा है। लेसोथो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। उसे एनक्लेव्ड कंट्री कहते हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इन्हीं सीमाओं के भीतर दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के सबसे विकसित और औद्योगिक देशों में से एक है। और एक और बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, एक देश, 3 राजधानियां, प्रिटोरिया प्रशासनिक, ब्लूमफोंटेन न्यायिक और केपटाउन विधायी। क्या ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है, कुछ और है? देखिए, ये सिर्फ बंटवारा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक समझौते की जड़ें हैं। जब 1910 में दक्षिण अफ्रीका संघ का गठन हुआ था, तो विभिन्न ताकतों, खासकर ब्रिटिश और अफ्रीकानर डच मूल के जो लोग थे, उनके बीच शक्ति संतुलन बनाने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई थी। हर शहर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था और ये तरीका एक तरह का समझौता था। ये देश की शुरुआत से ही मौजूद जटिलताओं का, कह सकते हैं, एक प्रतीक है। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर ऐसी अनोखी प्रशासनिक संरचना बनाते हैं। चलिए अब इसके इतिहास के गहरे पानी में उतरते हैं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, फिर ये ब्रिटिश उपनिवेश बना। ये कहानी तो कई देशों की है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कहानी 1948 के बाद एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ लेती है। रंगभेद यानी अपार्थाइड की नीति। हाँ, रंगभेद। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक क्रूर और व्यवस्थागत नस्लीय अलगाव की नीति थी, जिसे बाकायदा कानून का रूप दिया गया था। नेशनल पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया और दशकों तक बनाए रखा। इसके तहत लोगों को नस्ल के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अश्वेत अफ्रीकी, जो बहुमत में थे, भारतीय मूल के लोग और कलर्ड यानी मिश्रित नस्ल के समुदाय। उनके अधिकारों को बुरी तरह सीमित कर दिया गया था। उन्हें अलग क्षेत्रों में रहने, अलग स्कूलों में पढ़ने और यहाँ तक कि अलग सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया था। राजनीतिक अधिकार तो आप समझिए लगभग छीन ही लिए गए थे। ये कल्पना करना भी भयावह है कि इंसानों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर इस तरह बांटा गया और दबाया गया। इसी क्रूर व्यवस्था के खिलाफ नेल्सन मंडेला और कई अन्य नेताओं ने आवाज उठाई, जिसके लिए उन्हें सालों जेल में बिताने पड़े। मंडेला तो 27 साल तक कैद में रहे हैं, जिनमें से कई साल रॉबिन द्वीप की कालकोठरी में गुजारे। बिल्कुल, 27 साल। और यही संघर्ष, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध और बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव शामिल था, आखिरकार 1994 में रंग लाया। रंगभेद का अंत हुआ और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि सुलह और माफी पर जोर देना था। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है, इसी परिवर्तन और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद आज का दक्षिण अफ्रीका कैसा दिखता है? यहाँ के लोग कौन हैं? स्रोत बताते हैं कि लगभग 6 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये आबादी बहुत विविध है। हाँ, विविधता ही इसकी पहचान है। अश्वेत अफ्रीकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिनमें जुलू और खोसा जैसे प्रमुख जातीय समूह शामिल हैं। इसके अलावा श्वेत समुदाय हैं, जिनमें अफ्रीकानर और ब्रिटिश मूल के लोग प्रमुख हैं। फिर कलर्ड समुदाय, जिनकी जड़ें मिश्रित हैं, और एशियाई समुदाय, जिनमें भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आबादी है, वो भी यहाँ रहते हैं। और ये विविधता सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, भाषाओं में भी दिखती है।
मुझे बताया गया कि यहाँ 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। 11! ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ, 11। ज़ूलू, खोसा, अफ्रीकांस, अंग्रेजी, सिपेडी, सित्सवाना, सेसोथो, टोंगा, सिस्वाती, शिवेंडा और इंदेबेले। ये भाषाई विविधता देश के बहुसांस्कृतिक चरित्र को दर्शाती है। हालांकि ये प्रशासन, शिक्षा और संचार के लिए एक चुनौती भी पेश करती है, जाहिर है, लेकिन साथ ही ये सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत भी है। अंग्रेजी अक्सर व्यापार और सरकार की भाषा के रूप में काम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई भाषाएं फल फूल रही हैं। 11 भाषाएं आधिकारिक तौर पर? वाकई? और धर्मों के बारे में क्या? धार्मिक रूप से भी यहाँ विविधता है। ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, जिसके विभिन्न संप्रदाय मौजूद हैं। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, यहूदी समुदाय भी यहाँ सदियों से रह रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों और मान्यताओं का भी प्रभाव है। इसी मिश्रण को, इस बहुरंगी ताने बाने को आर्कबिशप डेसमंड टूटू ने खूबसूरती से रेनबो नेशन यानी इंद्रधनुषी राष्ट्र का नाम दिया था। रेनबो नेशन, ये शब्द उम्मीद और विविधता का प्रतीक है। चलिए अब इस इंद्रधनुषी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। स्रोत इसे अफ्रीका की सबसे विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हैं। इसकी बुनियाद क्या है? पारंपरिक रूप से अगर देखें तो खनन इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका सोने, हीरे और प्लैटिनम समूह की धातुओं का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है। सोचिए, दुनिया का लगभग 80% प्लैटिनम यहीं से आता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में खनन का महत्व थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोना, हीरा, प्लैटिनम, ये तो सचमुच खनिज संपदा से भरपूर है। खनन के अलावा और कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं? आपने पश्चिमी केप की भूमध्य रेखीय जलवायु का जिक्र किया था। क्या उसका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पश्चिमी केप की वही जलवायु जो इसे पर्यटन के लिए आकर्षक बनाती है, इसे वाइन उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध बनाती है। दक्षिण अफ्रीकी वाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं। कृषि में फल, मक्का और गन्ना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र काफी मजबूत है, खासकर ऑटोमोबाइल निर्माण और रसायन उद्योग। और हाँ, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और संचार क्षेत्र भी बहुत विकसित हैं। पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, वो तो है ही। तो तस्वीर तो काफी मजबूत अर्थव्यवस्था की दिखती है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही चमकदार है? स्रोत कुछ गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, यहीं पर दक्षिण अफ्रीका की कहानी और जटिल हो जाती है। आर्थिक शक्ति होने के बावजूद देश गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, जो खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर है, खासकर युवाओं के बीच। यह आंकड़ा अक्सर 30% से ऊपर रहता है और कुछ क्षेत्रों में तो 50% तक पहुंच जाता है। 30 से 50% बेरोजगारी, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। और आय की असमानता के बारे में क्या? दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सबसे असमान समाजों में से एक है। आय और संपत्ति का बंटवारा बेहद असमान है और ये असमानता काफी हद तक नस्लीय आधार पर बनी हुई है, जो सीधे तौर पर रंगभेद की विरासत से जुड़ी है। रंगभेद के दौरान अश्वेत आबादी को शिक्षा, जमीन और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया था, जिसका असर आज भी महसूस होता है। इस खाई को पाटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन आर्थिक चुनौतियों के अलावा अपराध दर और हालिया बिजली संकट की भी खबरें आती हैं। हाँ, उच्च अपराध दर, खासकर हिंसक अपराध, एक बड़ी सामाजिक समस्या है जो लोगों के जीवन और निवेश के माहौल दोनों को प्रभावित करती है। और पिछले कई सालों से देश लोड शेडिंग यानी नियमित और योजनाबद्ध बिजली कटौती से जूझ रहा है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता और पुराने बुनियादी ढांचे के कारण बिजली कंपनी इस्कॉम मांग पूरी नहीं कर पाती, जिससे उद्योगों, व्यवसायों और घरों पर गंभीर असर पड़ता है। ये आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा बन गया है। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि रंग भेद के बाद का परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और आर्थिक न्याय तथा सामाजिक स्थिरता हासिल करना अभी बाकी है। ये स्पष्ट है कि चुनौतियां गहरी और जटिल हैं। लेकिन चलिए अब उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दक्षिण अफ्रीका को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए इतना आकर्षक बनाते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता तो जग जाहिर है। बिल्कुल। स्रोत इसकी प्राकृतिक विविधता और सुंदरता का भरपूर बखान करते हैं। केपटाउन शहर, जो अपनी शानदार लोकेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ का टेबल माउंटेन एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है। इस सपाट शिखर वाले पहाड़ से शहर और समुद्र का नज़ारा अद्भुत होता है।
और वन्य जीवों के शौकीनों के लिए क्रूगर नेशनल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। वहां क्या खास है? क्रूगर अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध गेम रिजर्व में से एक है। यह बिग 5 का घर है। यह शब्द मूल रूप से शिकारियों द्वारा उन 5 जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया था जिन्हें पैदल ट्रैक करना सबसे खतरनाक माना जाता था: शेर, हाथी, भैंसा, तेंदुआ और गैंडा। अच्छा। हाँ, आज यह सफारी का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों पक्षी प्रजातियां, सरीसृप और अन्य स्तनधारी भी पाए जाते हैं। बिग 5 को उनके प्राकृतिक आवास में देखना यकीनन एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। और मैंने गार्डन रूट के बारे में भी बहुत सुना है। हाँ, गार्डन रूट पश्चिमी और पूर्वी केप के बीच तट के किनारे फैला एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र है। ये अपनी हरी भरी घाटियों, प्राचीन जंगलों, झीलों, नदियों और नाटकीय तटरेखा के लिए जाना जाता है। ये सड़क यात्रा के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला अपनी शानदार चोटियों और प्राचीन रॉक आर्ट के लिए जानी जाती है। और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए रॉबिन द्वीप का जिक्र जरूरी है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि संघर्ष और विजय का प्रतीक है। बिल्कुल, रॉबिन द्वीप, जहां नेल्सन मंडेला और अन्य राजनीतिक कैदियों को दशकों तक रखा गया था, अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और मानव अधिकारों की जीत की याद दिलाता है। पर्यटन सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास को समझने का भी एक जरिया है। तटों पर वेल देखने के लिए हरमानस शहर दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, और बोल्डर्स बीच पर अफ्रीकी पेंगुइन की कॉलोनी देखना भी एक अनूठा अनुभव है। वेल, पेंगुइन, बिग 5, शानदार पहाड़, खूबसूरत तट, वाकई में प्रकृति ने यहाँ अपना खजाना लुटाया है। अब अगर हम आज की राजनीतिक स्थिति पर लौटें, तो लोकतंत्र कैसा चल रहा है? जैसा हमने पहले बात की, दक्षिण अफ्रीका एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ एक बहुदलीय प्रणाली है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। स्रोत के अनुसार 2025 में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी के नेता हैं। वही पार्टी जिसने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं तो मजबूत लगती हैं, लेकिन क्या वे उन गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में प्रभावी साबित हो रही हैं, जिनका हमने जिक्र किया? भ्रष्टाचार की भी बात थी। यहीं पर वर्तमान दक्षिणी अफ्रीका का केंद्रीय तनाव निहित है। एक तरफ मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, एक प्रगतिशील संविधान और स्वतंत्र मीडिया है। दूसरी तरफ गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और हाँ, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं, जो लोकतंत्र के फायदों को सीमित करती हैं और सामाजिक असंतोष पैदा करती हैं। सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए नीतियां बनाती है, लेकिन प्रगति धीमी और असमान रही है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चिंता का विषय है, जो सार्वजनिक संसाधनों को खत्म करता है और लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। तो यह एक सतत संघर्ष है, लोकतांत्रिक आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलने का संघर्ष। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर कैसी उभरती है? हमने देखा कि ये एक ऐसा देश है जो रंग भेद के स्याह अतीत से निकलकर एक जटिल बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र बनने के सफर पर है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति, एक देश के भीतर दूसरा देश, 3 राजधानियां, इसका ऐतिहासिक बोझ और विजय, इसकी इंद्रधनुषी संस्कृति और भाषाएं, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का दर्जा, और साथ ही गरीबी, असमानता और अपराध जैसी गंभीर चुनौतियां, ये सब मिलकर इसे एक अविश्वसनीय रूप से गतिशील और महत्वपूर्ण देश बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। नेल्सन मंडेला की विरासत, सुलह की भावना, हालांकि हमेशा आसान नहीं होती, और देश का मजबूत मानवाधिकार केंद्रित संविधान, ये भविष्य के लिए आशा के स्तंभ है। साथ ही इसकी अपार प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव और खनिज संसाधन इसे वैश्विक मंच पर एक खास पहचान और क्षमता प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो अभी भी अपनी पहचान गढ़ रहा है, अपने अतीत के घावों को भरने और अपने सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव हमें दिखाता है कि गहरे ऐतिहासिक विभाजन और अन्याय को उखाड़ फेंकना संभव है,
लेकिन लोकतंत्र की स्थापना मात्र से सभी समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन हो सकता है। सवाल यह है कि दक्षिण अफ्रीका की ये सतत यात्रा, इसकी सफलताएं और इसकी विफलताएं उन अन्य समाजों के लिए क्या सबक दे सकती हैं जो इसी तरह के गहरे विभाजनों और असमानताओं से जूझ रहे हैं।